दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते 5 दिनों में पश्चिम बंगाल में 500 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई उस दिशा में बेचैन नहीं है, क्योंकि ये 500 लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। ये राजनीतिक हिंसा के शिकार नहीं हुए थे, यह तो कोविड से मरे थे। 1 तारीख को 103 लोग, 2 तारीख को 92 लोग, 3 तारीख को 98 लोग, 4 तारीख को 107 लोग और आज यानी 5 तारीख को अभी तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ बीते 4 दिनों में 14 लोगों की हत्याएं हो गई और इससे बेचैनी राज्यपाल के दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री के रास्ते से होते हुए दिल्ली तक में पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल को फोन तक लगा लिया और उसके बाद बैठकों का सिलसिला भी शुरू हुआ और आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस वक्त ममता बनर्जी ने शपथ ली, ऐसा मौका इस देश में कभी देखने को नहीं मिला होगा कि शपथ के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भी कहने लगे अपनी बात और राज्यपाल भी कहने लगे और राज्यपाल की बातों का जवाब भी तुरंत मुख्यमंत्री देने से नहीं चूके। इसकी वजह यह नहीं कि बीते 5 दिनों में 500 मौतें कोविड से हुई है। इसकी वजह यह है कि कानून व्यवस्था और संविधान की फिक्र राज्यपाल को इस बात को लेकर आई कि दरअसल अब कानून का राज होना चाहिए, राजनीतिक हिंसा थमनी चाहिए और इसके लिए मुख्यमंत्री तुरंत नई पहल करे। मुख्यमंत्री ने भी बहुत साफ तौर पर तुरंत माइक उठाया और कहना शुरू किया, अभी तक हमारे पास सत्ता नहीं थी, बीते 3 महीने से इलेक्शन कमीशन के हाथ में समूची सुरक्षा व्यवस्था थी, अब हमने शपथ ली है तो हम देखेंगे। और फिर तुरंत उन्होंने फेरबदल शुरू कर दिया, डीजी बदल दिया, एडीजी बदल दिया, नए निर्देश कोविड को लेकर भी देने शुरू कर दिए और राजनीतिक हिंसा को लेकर भी कैसे रोका जाए इस पर भी पहल शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह नहीं है, भारत की राजनीतिक सोच और भारत के भीतर राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता पाना और इन सब को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका किस तरीके से नगण्य होती चली गई, यह सारा नजारा इस चुनाव में नजर भी आया। इलेक्शन कमीशन ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की जब इस देश के गृह मंत्री ने ममता बनर्जी को गुंडा कहा। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल नहीं रोका जब ममता बनर्जी ने यह कहा कि सेंट्रल फोर्सेस तो आज नहीं कल चली जाएगी चुनाव के बाद, उसके बाद तो हम ही आप आमने सामने होंगे, तब मैं देख लूंगी। इलेक्शन कमीशन ने तब भी कुछ नहीं कहा जब बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भाषण दिया, हमने हाथ पांव चलाए तो बैंडेज कम पड़ जाएगा। चुनाव के बाद विरोधियों को देख लेने की खुले तौर पर धमकी कैसे दी गई समझ जाइए, नहीं तो हाथ पैर टूटेंगे, मर भी सकते हैं। और एक बीजेपी के मुख्यमंत्री तो जब बंगाल पहुंचकर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को गुंडा चेहरे के तौर पर ही सामने रखा। ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती हैं कि धीरे धीरे भारत का समाज उस राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में सड़ता चला जा रहा है, या फिर संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस करने की परिस्थितियां इस देश में पैदा की थी, जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक सकते थे जहां पर वह तानाशाही के तौर पर नजर ना आए। लेकिन फिर यही सवाल है, अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, अब कोई भी हिंसा होगी तो जिम्मेदार ममता बनर्जी ही होंगी। और कानून व्यवस्था के मद्देनजर और संविधान की मर्यादा का जिक्र जब राज्यपाल ने किया तो यही वो राज्यपाल हैं जो चुनाव के वक्त उस दौर में जो इंटरव्यू दे रहे थे, जो अलग अलग न्यूज चैनलों के कार्यक्रम में जाकर जिन बातों का जिक्र करते थे, वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के तौर पर या नेता के तौर पर नजर आते थे। यानी संविधान के रक्षक के तौर पर राज्यपाल की राज्य में मौजूदगी अगर चुनाव के वक्त पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर होने लगे और उसके बाद वो संविधान की व्याख्या करने लगे तो फिर कई सवाल एक साथ जनता के मन में भी आते हैं और इस देश के भीतर चल रही सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में भी डोलने लगते हैं। भरोसा कैसे करें? और ध्यान दीजिए, भारत की राजनीति के आज पन्ने खोलना शुरू कीजिए, उसके बाद हम बंगाल पे आएंगे। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने क्या कहा था?
जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती कांपती है, और उस धरती कांपने का मतलब यह था इस देश के भीतर में सिखों का नरसंहार हुआ, कोई नहीं भूला है। हालांकि उसके बाद माफी मांगी गई, लेकिन फिर भी वह दर्द और जख्म आज भी हर किसी को कहीं ना कहीं टीस देता है। 2002 गोधरा कांड, आरएसएस ने खुले तौर पर कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और इस बात पर वो आज भी टिकी रहती है। उनकी तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई, और क्रिया की प्रतिक्रिया में गुजरात दंगों का कौन सा चेहरा देश और दुनिया के सामने नजर आया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब हम पश्चिम बंगाल की फाइलों को खोलना शुरू करेंगे तो आज से नहीं, 60 के दशक से वहां पर राजनीतिक हिंसा का जो चेहरा नजर आता है वो इतना भयावह है कि मौजूदा राजनीतिक हिंसा हो सकता है आपको बहुत छोटी सी नजर आए, लेकिन फिर यही सवाल है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, संविधान की मर्यादा के मातहत इस देश में राजनीतिक सत्ताएं चलनी चाहिए, इससे कहां किसी को इनकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर ही नहीं, उससे पहले की तमाम परिस्थितियों में जब हम झांक कर देखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है इस देश के भीतर में सबसे पहले तो संविधान की ही धज्जियां उड़ाई गई, और वह भी राजनीतिक सत्ता के जरिए। 2014-15 के बाद किस देश के भीतर में भीड़ तंत्र का न्याय, 64 लोगों को मारा गया देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर, कानून चू ना कर सका, कोई कुछ बोल ना सका। अपने अपने तौर पर न्यायपालिका के भीतर भी एक खामोशी लगातार रेंगती रही। अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से इस दौर में कानून का राज लगा कि किसी पतंग की डोर की तरह उड़ा दिया गया है, और हथेली में जो थामे हुए हैं उसके हाथ में ही क्या न्यायपालिका है, एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बनी है। बंगाल की फाइल खोलने से पहले अगर देश की परिस्थितियों में झांकना शुरू कीजिएगा तो संविधान तो हमें फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ ले जाता है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।